हेलो दोस्तों, आज मैं डिमांड चैप्टर का सेकंड वीडियो लाया हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट डिमांड के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट नहीं करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड हमको ये बताता है कि देर इज़ अ इन्वर्स, ओके, देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कैसे बताता हूँ। फिर जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ पे जो अदर थिंग लिखा है, अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, व्हाट डज इट मीन? अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो प्राइस को छोड़ के बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक्सेट्रा, जितने भी डिटर्मिनेंट्स है प्राइस को छोड़ के, बाकी छोड़ के वो सब क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंजेस हो रहा है तो प्राइस में चेंज हो रहा है। जब प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी चेंजेस हो रहा है। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है? हम जब भी कोई लॉ बनाते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उस लॉ को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसी तरह जब लॉ ऑफ डिमांड को बनाया गया तो हमने ये एज्यूम किया कि इस लॉ को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स बनाया है। कहाँ क्या पॉइंट्स बनाया गया है? इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट पॉइंट्स बनाया है। तो क्या पॉइंट्स बनाया उसको पढ़ते हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर का जो इनकम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। अगर चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड को हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। अगर चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड को हम अप्लाई नहीं कर सकते। द कमोडिटी शुड बी द नॉर्मल कमोडिटी। जो कमोडिटी है वो एक नॉर्मल कमोडिटी होना चाहिए। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो चेंज नहीं होना है। अगर चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज। जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना है। अगर चेंज होगा तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट में क्या दिया है? देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में प्राइस का चेंजेस होने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तभी जाके हम लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन है कि चेंज होगा तो उसको हम वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या है फिर? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? द डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। क्या मतलब हुआ? टेबुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम जो डिमांड है उसको हम टेबल के फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे प्राइस लिखा होगा, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा होगा। जितना प्राइस उसके हिसाब से उतना क्वांटिटी डिमांडेड होगा, उतना क्वांटिटी डिमांड होगा। और ये जो कमोडिटी है उसका डिफरेंट प्राइस है और इसको हम कब डिमांड करते हैं? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ड्यूरिंग अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड शेड्यूल इज अबाउट शोइंग द डिमांड अबाउट ए पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ टेबल फॉर्म। ये जो टेबल फॉर्म में हम शो कर रहे हैं डिमांड को, दैट इज़ नोन एज डिमांड शेड्यूल।
ओके, नेक्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट वुड बी परचेस्ड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय अ हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। देखो इंडिविजुअल में क्या बता रहा है, ये हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल परचेजर जो डिफरेंट प्राइसेस में ख़रीदता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जब इसको हम टेबल के फॉर्म में शो करते हैं, इंडिविजुअल बंदा का जो डिमांड होता है उसको जब हम टेबल के फॉर्म में शो करते हैं विथ प्राइस एंड क्वांटिटी, दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, तो ये है टेबल, जो हम टेबल का बात कर रहे थे, ये है वो टेबल। कैसे है, क्या है? पर केजी का 1 केजी का एप्पल का 1 केजी का दाम है 100 रुपया। तो कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है पर केजी? 1 केजी डिमांड हो रहा है। जब 90 रुपया हो गया तो कितना? 2 हो गया। 80 हो था तो कितना हो गया? 4 हो गया। जब 70 था ये कितना हो गया? 60। तो ये क्या बता रहा है? जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इंडिविजुअल का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है? यहाँ पे ऑल बायर्स है, देखो यहाँ पे ऑल बायर्स, मोर देन वन, ठीक है। यहाँ पे मोर देन वन बायर जो होते हैं, मोर देन वन कंज्यूमर होते हैं, परचेज़र होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? टेबल के फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे कमोडिटी का क्वांटिटी होगा। ओके, समझ में आया? जैसे कि यही डायग्राम देख लीजिए, ये टेबल देख लो। यहाँ पे क्या दिया है? पर केजी का दाम कितना है? 100 रुपया। तो ए का कितना डिमांड हो रहा है? 1। बी का कितना डिमांड हो रहा है? 2। तो दोनों का मिला के मार्केट डिमांड कितना होगा? 3। 90 रुपया था, यहाँ पे ए का हो गया 2, बी का हो गया 3। तो टोटल कितना डिमांड, मार्केट डिमांड कितना हो गया? 5। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे ए का कितना हो गया? 4, बी का कितना हो गया? 5। तो टोटल मार्केट डिमांड कितना होगा? 9। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे ए का डिमांड कितना है? 6, बी का डिमांड कितना है? 7। दोनों का मिला के टोटल मार्केट डिमांड कितना होगा? 13। तो ये आपका हो गया टोटल मार्केट डिमांड। जब दोनों को हमने जॉइंट कर दिया, जब हमने दोनों को ऐड कर दिया, जो वैल्यू आया ऐड करने के बाद, दैट इज़ नोन एज टोटल मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. It is a curve showing different quantities demanded at various alternative prices during a given period. तो क्या मतलब हुआ? हम शेड्यूल में क्या करते थे? टेबल बनाते थे। कर्व में हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। जो टेबल में हमने किया है उसको हम ग्राफ में बनाएंगे। इस तरह कर्व के हिसाब से बनाएंगे। जो स्लोप है वो अपवर्ड जा सकता है, जो स्लोप है वो डाउनवर्ड भी जा सकता है। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं? हम प्राइस और क्वांटिटी को डिस्प्ले करते हैं या शो करते हैं। जहाँ पे एक कमोडिटी को डिफरेंट ऑल्टरनेटिव प्राइसेस में डिमांड किया जाता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो डिमांड कर्व का भी 2 पॉइंट है। एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ पर भी देखो अ सिंगल कंज्यूमर बुलाया गया है। तो उसका जो प्राइस और क्वांटिटी का जो डिमांडेड है उसको हम ग्राफ में शो करेंगे या ऐसे कर्व के हिसाब से शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्राफ। देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पे 100 रुपया है तो इंडिविजुअल का डिमांड कितना हुआ? 1। 90 का कितना हुआ? 2। 80 का कितना हुआ? 4। 70 का कितना हुआ? 6। तो ये इंडिविजुअल का है। ये किसका है? इंडिविजुअल। फिर उसको जो डॉट्स है उसको हमने जॉइंट किया तो ये एक कर्व बना। तो ये एक कर्व
ऐसे करके एक कर्व बना, दिस इज़ नॉन एज डिमांड कर्व। जो टेबल में हमने देखा था उसी को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया विद द कर्व, दैट दिस इज़ नॉन एज डिमांड कर्व। और ये जो कर्व है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे बताया। एक इंडिविजुअल पर्सन 100 रुपये में कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 1, 90 को 2, 80 को 4, 70 को 6। क्लियर। नेक्स्ट मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इसमें भी वही है कि इस जो टेबल में था इस यहाँ पर भी वही है, बस उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें भी वही है, ऑल द कंज्यूमर मतलब मोर देन वन। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब ये जो मोर देन 1 पर्सन है, ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल द बायर्स, वो लोग क्या है, एक मार्केट में कमोडिटी को डिफरेंट प्राइसेस में खरीदते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ओके, तो अभी हम ग्राफ देखते हैं। तो ए का कितना था, ये वाला ए का है, ये बी का है, ये मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें क्या बता रहा है, यहाँ पे ए का 100 में कितना था 1, यहाँ पे बी का 100 में कितना था 2, तो दोनों को जब मिलाए तो कितना हो गया 3। तो 100 में टोटल मार्केट डिमांड कितना बन रहा है 3, तो हमने उसको कर्व के हिसाब से दिखा दिया। 80 में कितना बन रहा है 9, ए का कितना था 80 में 4, बी का कितना था 80 में 5, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। तो ये जो 9 है ये हो गया टोटल मार्केट डिमांड। क्लियर। नेक्स्ट आता है रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, तो उसका डिफरेंट रीजंस है। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, सेवरल यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं फिर, चलिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है, लॉ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट। क्या होता है, एडिशनल यूनिट। मतलब अगर एक चपाती से पेट नहीं भरेगा तो दूसरा चपाती खाओगे, 2 चपाती, 2 से नहीं करेगा तो 3, 4 से नहीं होगा तो 5। ये जो 2, 3, 4, 5 है ये है एडिशनल यूनिट, दिस इज़ नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो इसमें ये रिलेशन बन रहा है जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज़ होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। हाँ, तो आपका कंजप्शन अगर बढ़ता जाएगा तो भूख का लेवल क्या होगा, कम होता जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, आपका एडिशनल यूनिट भी कम होता जाएगा। जब पेट भरता जाएगा तो एक्स्ट्रा चीज़ खाना तो कम करोगे ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज़ हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, देयर इज़ डाउनवर्ड स्लोप इन द डिमांड कर्व। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बता रहा है हमको, इनकम इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट ये है कि जैसे जैसे प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा तो रियल इनकम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब रियल इनकम इंक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो रियल इनकम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी आपके मन में चल रहा है कि रियल इनकम क्या होता है, तो रियल इनकम वो है कि मान लो किसी कमोडिटी का दाम 100 रुपया है और आपको 2 सामान खरीदना है, तो कितना हो गया 200। तो अगर वहीं पे एक कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है और उसको 2 खरीदना है तो कितना हो गया 160। तो डिफरेंस कितना हो गया 40। ये जो 40 रुपया है दिस इज़ नॉन एज रियल इनकम। और ये 40 रुपया से वो क्या करेगा, दूसरा कोई कमोडिटी खरीदेगा, दूसरा कोई सामान खरीदेगा, जिससे वो यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई
करेगा। दिस इज़ नॉन एज रियल इनकम। तो इनकम इफेक्ट क्या बता रहा है कि जैसे प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो रियल इनकम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे प्राइस डिक्रीज़ होगा तो रियल इनकम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम एक चीज़ को दूसरा चीज़ से रिप्लेस करते हैं। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया आपका टी और कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉफ़ी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, तो कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। टी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया लेकिन कॉफ़ी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, सेम है, तो कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। लोग टी को छोड़ के कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे। वहीं अगर टी का प्राइस गिर गया, टी का प्राइस गिर गया, ठीक है, तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। कॉफ़ी का डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा। तो लोग कॉफ़ी छोड़ के टी पियेंगे। यहाँ पे टी को छोड़ के कॉफ़ी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफ़ी का प्राइस नहीं बढ़ा। तो डिमांड किसका बढ़ेगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे किसका डिमांड बढ़ेगा, टी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? कॉफ़ी का प्राइस गिर गया, टी का डिमांड गिर गया, टी का प्राइस गिर गया, कॉफ़ी का डिमांड गिर जाएगा। जब टी का प्राइस गिरेगा तो लोग क्या कंज्यूम करेंगे, टी कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या कंज्यूम करेंगे, कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे। दिस इज़ नॉन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं और एक बार समझाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि लोग टी को छोड़ के कॉफ़ी पिएंगे। अगर टी का प्राइस गिरता है तो कॉफ़ी का डिमांड भी गिरेगा। क्यों? लोग कॉफ़ी छोड़ के टी पिएंगे। दिस इज़ नॉन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या मतलब हुआ, तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर प्राइस गिरता है, प्राइस गिरेगा तो कंज्यूमर इंक्रीज़ होगा। जब कंज्यूमर इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर। और एक अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लो किसी कमोडिटी का दाम 100 रुपया है तो उसमें सिर्फ 2 लोग खरीदेंगे। अगर वहीं पे कमोडिटी का दाम 80 रुपया हो गया तो यहाँ पे तो 4 लोग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा में तो कम लोग थे ना। जैसे प्राइस गिर गया तो कंज्यूमर क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। दिस इज़ नॉन एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेवरल यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी का बहुत सारा यूसेज होता है। एक कमोडिटी का बहुत, जैसे कि मिल्क, मिल्क को हम स्वीट्स में भी यूज़ करते हैं। मिल्क को हम कर्ड बनाने में यूज़ करते हैं, दही, ठीक है। तो अगर मिल्क का प्राइस, अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो लोग किस में यूज़ करेंगे, सिर्फ टी कंज्यूम करेंगे, मीठा चीज़ में यूज़ करेंगे या कर्ड में यूज़ करेंगे। अगर प्राइस गिरता है तो लोग टी में भी यूज़ करेंगे, स्वीट्स में भी यूज़ करेंगे और कर्ड में भी यूज़ करेंगे। जब प्राइस बढ़ जाएगा ना एक कमोडिटी का तो वो लोग जो यूसेज है उसको लिमिटेड कर देंगे। जब प्राइस गिर जाएगा उसका जो यूसेज है उसको अनलिमिटेड कर देंगे। टी में भी यूज़ करेंगे, स्वीट्स में भी यूज़ करेंगे और कर्ड में भी यूज़ करेंगे, दही को बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो ये हो गया सेवरल यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। ओके, तो आप, आई होप आपको
सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे नेक्स्ट क्लास क्लियर कर दूंगा, या मैं उसको अब जैसे कमेंट करेंगे मैं उसी टाइम उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले, ताकि उनका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।